अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसाइंस मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो इंसुलिन का मालिक्यूल है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी साख्त क्या होती है। चूँकि हम पिछले 5 लेक्चर में हम हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज के बारे में पढ़ रहे हैं और मैं थोड़ा सा परिव्यू दूंगा कि हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज में आपने पढ़ा क्या था। हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज में आपने पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन के बारे में पढ़ा था। हम लोग पढ़ रहे थे कि पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस तरीके से काम करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितने किस्म के सेल्स होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था पिछले 5वें लेक्चर में। और आज हमने ये पढ़ना है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि क्लम्प्स ऑफ सेल्स होते हैं और ये ग्लैंड्स जिनको आप आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम देते हैं, ये ग्लैंड्स पूरे पैंक्रियाज के अंदर मिलियन की तादाद में बिखरे हुए होते हैं, लेकिन इनकी तादाद टेल वाले हिस्से में ज़्यादा होती है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि एक पैंक्रियाज जो है उसके 3 हिस्से होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। तो टेल वाले हिस्से में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की तादाद ज़्यादा होती है और आपने इसको जोन किया था एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को, और जोन करके हमने ये बताया था कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले जिनको आप बीटा सेल्स कहते हैं, बीटा सेल्स जो कि असल में इंसुलिन को तैयार करने की फैक्ट्रीज हैं, ये दरमियान में पाई जाती हैं। और अल्फा सेल्स जिनको आप ए सेल्स का नाम देते हैं, ये इन बीटा सेल्स को घेरे हुए होते हैं। और इसी तरीके से जो डेल्टा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स पूरे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बिखरे हुए होते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी तादाद बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स की निस्बत कम होती है। और इसी तरीके से चौथे नंबर पे जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में सेल्स पाए जाते हैं उनको आप पीपी सेल्स का नाम देते हैं। तो ये पीपी सेल्स जो हैं ये सब में पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अच्छा, आज हमने पढ़ना ये है कि इंसुलिन मॉलिक्यूल पैदा कैसे होता है और इनको पैदा करने की जो फैक्ट्रीज हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, ये फैक्ट्रीज असल में बीटा सेल्स हैं। और बीटा सेल्स किस तरीके से एक इंसुलिन मॉलिक्यूल को पैदा करते हैं, आइए आज हम देखते हैं। और एक ये बीटा सेल मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एक बीटा सेल जो है वो किस तरीके से इंसुलिन मॉलिक्यूल को तैयार करता है। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इंसुलिन मॉलिक्यूल की साख्त के बारे में पढ़ा था कि इंसुलिन मॉलिक्यूल के मेन 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले वाला हिस्सा जिसको आप सिग्नल सेगमेंट कहते हैं, उसके बाद ए चेन होती है, उसके बाद सी सेगमेंट और फिर बी चेन होती है। इसको आप सिग्नल सेगमेंट का नाम देते हैं और फिर इसको आप ए चेन कहते हैं, इसको आप सी कनेक्टर चेन का नाम देते हैं और इसको आप बी चेन कहते हैं। तो ये 4 हिस्से को हमने डिस्कस करना है कि ये 4 हिस्से इंसुलिन मॉलिक्यूल के ये किस तरीके से बीटा सेल्स पैदा करते हैं। आगे देखते हैं। आपको पता है कि एक सेल के अंदर सबसे अहम चीज उसका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में आपको यह भी पता है कि क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसमें 11वें नंबर वाला क्रोमोसोम जो है
उसका शॉर्ट आर्म। आपको ये भी पता है कि क्रोमोसोम्स के दो हिस्से होते हैं, एक को आप लॉन्ग आर्म कहते हैं, एक को आप शॉर्ट आर्म कहते हैं। शॉर्ट आर्म में एक जीन पाया जाता है जो कि इंसुलिन का जीन होता है। इंसुलिन के जीन को जब ये देखें, मैं थोड़ा सा इसका व्यू दूंगा कि ये क्यों इंसुलिन मॉलिक्यूल, अब क्यों की बात आ गई कि व्हाई इंसुलिन मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स इन द पैंक्रियाज। अब देखें, ये आपका जीआईटी स्ट्रक्चर मैं हल्का सा बनाऊंगा। ये आपका जीआईटी स्ट्रक्चर है और ये आपका पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज, एक बात समझ लें, ये फंक्शनल डायग्राम है, एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं है। तो जो ही जीआईटी से बहुत सारी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स जीआईटी में आते हैं, तो यहाँ से ये जो पैंक्रियाज है इसके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जब भी ये जीआईटी से पहले की तरफ जाते हैं लीवर में, लीवर से हार्ट में, और हार्ट से पूरी बॉडी को ग्लूकोज सप्लाई होता है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ही एलिवेट होते हैं जीआईटी के जरिए से जिस्म में, तो इनको मिलते हैं, किनको? पैंक्रियाज को। जब पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को पता चलता है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जीआईटी में आ गए हैं, तो यहाँ से फिर इसके बीटा सेल्स इंसुलिन मॉलिक्यूल्स पैदा करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बता दे रहा था कि इंसुलिन मॉलिक्यूल जो कि बीटा सेल्स में तैयार होते हैं, बीटा सेल्स में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर 11वें नंबर वाला क्रोमोसोम्स में के शॉर्ट आर्म में एक जीन होता है, और ये जीन क्या करता है, यहाँ से डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करता है। ये डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ से इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, और ट्रांसक्रिप्शन होके यहाँ से पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स यहाँ से कहाँ जाते हैं, आपको पता है कि राइबोसोम्स में। आपने यह भी पढ़ा था कि राइबोसोम्स एक सेल में दो तरह से पाए जाते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। ये आपने पढ़ा था, मैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा हूँ। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। जो ही यहाँ से इनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन होके ये डीएनए अटैच होता है एक राइबोसोम पे। एक राइबोसोम पे ये मॉलिक्यूल अटैच हो गए। अब राइबोसोम्स में रीड करना है, इसने ट्रांसलेशन करनी है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन हुई है ये किस चीज़ की है। आपने ये भी पढ़ा था कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन तैयार करते हैं, और प्रोटीन तैयार करके ये सेल को प्रोटीन तैयार करके देते हैं। यहाँ से जीन ने ट्रांसक्रिप्शन की, मिली राइबोसोम को, राइबोसोम ने आगे क्या किया, सबसे पहले इसने अटैच किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम जो है ये अटैच हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होने के बाद सबसे पहले ये बनाता है सिग्नल सेगमेंट, जिसको आप सी सेगमेंट का नाम देते हैं। और ये सिग्नल सेगमेंट को बनाकर ये किसके अंदर ले आता है, ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये जो खला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसके अंदर सिग्नल सेगमेंट बनकर आ जाते हैं। जब इसके अंदर सिग्नल सेगमेंट बनकर आ जाते हैं, तो मोर एंड मोर ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोड्यूस्ड
ज्यादा से ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन इधर से होगी, ज्यादा से ज्यादा अटैच होंगे राइबोसोम्स इस ट्रांसक्रिप्शन के साथ, इन डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल के साथ, सॉरी डीएनए मॉलिक्यूल के साथ यहाँ से अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और सिग्नल सेगमेंट बनते जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा और वाज़ेह कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये फर्क करो एंडोप्लाज्मिक, सपोज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से ये राइबोसोम इसने एक सिग्नल सेगमेंट बनाया, ये सिग्नल सेगमेंट इसने बनाया और ये सिग्नल सेगमेंट देखें राइबोसोम्स और राइबोसोम, दूसरा राइबोसोम अटैच हुआ, तीसरा राइबोसोम अटैच हुआ, चौथा राइबोसोम अटैच, इस तरीके से बहुत सारे राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते जाएंगे और अटैच होने के बाद ये सिग्नल सेगमेंट बनेगा। जब सिग्नल सेगमेंट बनेगा तो ये सिग्नल सेगमेंट लंबा होता जाएगा। जब सिग्नल सेगमेंट लंबा होगा तो सबसे पहले बनेगा, ये लंबा होकर फोल्ड हो जाएगा। जिस तरीके से आप किसी भी वर्क को यूं फोल्ड करते हैं तो ये फोल्ड हो जाएगा और फोल्ड होकर बनेगा क्या, इसको आपने क्या नाम दिया था, परिपरो इंसुलिन का आपने नाम दिया था। तो ये परिपरो इंसुलिन मॉलिक्यूल बन जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब परिप्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल बन जाएगा तो परिप्रो इंसुलिन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके अंदर सिग्नल सेगमेंट होता है, ए चेन होती है और कनेक्टर चेन होती है, फिर बी चेन होती है। तो इसके अंदर यहाँ पे इंजाइम्स होते हैं, उन इंजाइम्स को आप एंडोकाइनेसिस का नाम देते हैं और ये एंडोकाइनेज इंजाइम्स जो हैं ये सिग्नल सेगमेंट को डाइजेस्ट कर देंगे। जब ये सिग्नल सेगमेंट को ये उड़ा देंगे तो आपके पास पीछे रह जाएगा प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन। जब ये सिग्नल सेगमेंट उड़ जाएगा पीछे आपके पास रह जाएगा प्रो इंसुलिन और ये प्रो इंसुलिन ये छोटी छोटी थैलियों के अंदर आ जाएगा और छोटी छोटी थैलियों के अंदर आकर ये जाएगा किधर, आपको पता है सेल के अंदर गाल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि गाल्जी बॉडीज बनाते हैं। तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स इनको पकड़ लेंगे और पकड़कर इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली भी करेंगे। वो तब्दीली इसके अंदर ये करेंगे कि इसके अंदर ये जो कनेक्टर चेन है एक एंजाइम और आएगा, उसको भी आप एंडोकाइनेज का नाम देते हैं और वो इसको यहाँ से तोड़ देगा और ये बन जाएगा यहाँ से आपको मैंने आपको ये भी बताया था डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे और डाइसल्फाइड बॉन्ड बन के ये मैच्योर इंसुलिन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। याद रखें जितने मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल बनेंगे उतने ही सी पेप्टाइड चेन्स बनेंगे और ये सी पेप्टाइड चेन और ये मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल ये आ जाएगा गाल्जी वेसिकल्स में। ये देखिए ये आ जाएगा गाल्जी वेसिकल्स में और गाल्जी वेसिकल्स फिर किधर, यहाँ से ब्रेक होकर किधर जाएंगी, इसमें ब्रेक को ब्रेक करके ब्लड के अंदर चली जाएगी। इस तरीके से एक मैंने आपको हल्का सा वीडियो दिया, हो सकता है मैंने कुछ कम बताया लेकिन मैंने अपनी कोशिश पूरी किया कि आपको समझ आ जाए कि हाउ insulin molecule is produced by the beta cells of the islets of Langerhans कि एक आइलेट ऑफ लंगरहैंस के बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन मॉलिक्यूल को पैदा कैसे करते हैं।
कल हमने ये पढ़ना है कि इंसुलिन मॉलिक्यूल स्टोर कैसे होते हैं और फिर आगे ये वर्क कैसे करते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।